नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो साइंस का वॉल्यूम 2 लॉन्च की गई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है जहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो की PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन डेली पहुंचे, क्योंकि हम आपके लिए डेली यहाँ वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जब एक वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब भी एक वृत्ताकार मार्ग लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए वृत्ताकार मार्ग है, कह रहा है कि जब कोई पिंड, मान लीजिए कोई पिंड है यहाँ पे और इस वृत्ताकार पथ पर जो है कोणीय वेग से गतिमान है, ठीक है, कोणीय वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जब भी कोई वृत्ताकार मार्ग होगा और जब कोई वस्तु कोणीय वेग से गतिमान होगा तो उसका त्वरण जो होगा हमेशा शून्य होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भी कोई वृत्ताकार मार्ग होगा, ठीक है, उस पर कोई वस्तु होगी, जब कोई पिंड होगी या कोई वस्तु होगी जो कोणीय वेग से गतिमान होगा तो उसका त्वरण क्या होगा। तो उसका त्वरण जो होता है हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा जो ऊंचाई, मान लीजिए कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है, ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है। मान लीजिए ये रुई है और कौन सा जगह कोई लोहा है, ठीक है, तो ये जो गिरेगी सबसे पहले कौन सी गिरेगी, तो आपको वहाँ बताना होगा कि दोनों जो है समान वेग से गिरेगी, ठीक है। यानी कि दोनों का त्वरण जो होगा वो क्या होगी, समान होगी। आपसे भी प्रश्न बन सकता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ऊंचाई से गिरती हुई वस्तुओं तथा जो समतल तल पर लुढ़कती वस्तु होती है उसमें क्या होता है, समान त्वरण होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान होती है तब उसका कोणीय त्वरण क्या होगा, तो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि यानी कि फास्फोरस जो होती है उसको पानी में हम क्यों रखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए खराब होने से बचने के लिए, दूसरा ऑप्शन आपके पास आग पकड़ने से बचने के लिए, तीसरा आपके पास ऑप्शन है स्वास्थ्य सुनिश्चित हो और चौथा कौन सा हो गया, बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए। तो दोस्तों जब भी आपको फास्फोरस की बात करेगा, इसको हम पानी में इसलिए रखते हैं क्योंकि यदि हम बाहर में रखेंगे इसको तो इसमें क्या होगी, आग पकड़ देगी। क्योंकि दोस्तों फास्फोरस जो होती है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील जो है ये होती है, धातु होती है, ठीक है। तो फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है इसलिए क्योंकि इसमें आग से पकड़ने से बचा जा सके, यानी कि इसमें आग नहीं पकड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो फास्फोरस को पानी में रखते हैं जिससे कि इसमें आग नहीं लगे। दोस्तों फास्फोरस जो होती है इसका हम लोग प्रयोग होम सिग्नल में भी इस्तेमाल करते हैं। जो सिग्नल होती है दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, फास्फोरस का इस्तेमाल भी करते हैं। साथ ही दोस्तों जो फास्फोरस के जो अपर रूप होते हैं, यानी कि लाल फास्फोरस होते हैं और क्या होते हैं, श्वेत फास्फोरस होते हैं। तो श्वेत फास्फोरस जो होते हैं, फास्फोरस का अपर रूप वो क्या होती है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। 2 फास्फोरस होते हैं, एक लाल फास्फोरस होता है और दूसरा कौन सा हो गया, श्वेत फास्फोरस। तो सबसे अधिक जो फास्फोरस अभिक्रियाशील होती है वो कौन सी होती है, व्हाइट फास्फोरस जो होती है, यानी कि जो उजला श्वेत फास्फोरस होती है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि क्या होती है, इसमें आग पकड़ने से बच सके। साथ दोस्तों आपको ये भी प्रश्न बनेंगे कि सोडियम को जो है कहाँ पे रखा जाता है, तो सोडियम को रखते हैं किसमें, सोडियम को रखते हैं किसमें दोस्तों, केरोसिन में रखते हैं, ठीक है। बस यही वजह है कि सोडियम को भी हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन में ही रखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि आपको सोडियम को कहाँ रखना है, केरोसिन में रखा जाता है। और वही बात करिए फास्फोरस की, तो फास्फोरस कहाँ रखते हैं, पानी में रखते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न बनता है, आपसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए तंत्रिका दे रखा है, दूसरा उत्तक, तीसरा आपके पास सीरा और चौथा कौन सा हो गया, कोशिका, यानी कि सेल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे त्वचा की जो सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि हमारी त्वचा के सबसे नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों आप बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कि साइटोलॉजी के अंतर्गत जो होती है साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, कोशिका का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि हम कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है।
और दोस्तों ऊतक का अध्ययन किसमें करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ऊतकों का अध्ययन करते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे कि हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, वहीं साइटोलॉजी में क्या होता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। पहला ऑप्शन देखिए गुलाब का फूल देखा है, दूसरा ब्रायोफाइलम, तीसरा कौन सा, केला, चौथा कौन सा हो गया, ब्रायोफाइटा। तो दोस्तों जो ये फूल वाले पौधे होते हैं वो कौन सा होता है, ब्रायोफाइलम होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइलम में क्या होती है, ये इसके पौधे में मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि इसके जो बीच में होते हैं क्या होती है, कलियां पैदा होती है। दोस्तों बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा की बात करें, ये वाला ब्रायोफाइटा, ये क्या होती है दोस्तों, तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग होता है। ये वनस्पति क्या होता है, वनस्पति जगत का जो होता है ये, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं, उसके वर्ग का सबसे बड़ा जो वर्ग होते हैं वो कौन सा होता है, ब्रायोफाइटा होता है। इसे ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों जो ब्रायोफाइलम होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखिए ब्रायोफाइलम क्या बोलते हैं हम लोग, पत्थर चट्टा कहते हैं, और ब्रायोफाइटा जो है ये वनस्पति वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का आंसर होगा कि फूलों वाले किस पौधे के पत्तियों में मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, वो कौन सा हो गया, ब्रायोफाइलम में पैदा होती है। ठीक है दोस्तों पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि कठोर एवं मृदु साबुनों के विषय में असत्य कथन को पहचानिए, यानी कि कौन सा कथन गलत है उसको हमको चूज करना है। पहला देखिए दोस्तों ऑप्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि कठोर साबुन वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए मृदु साबुन वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित होते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए कठोर साबुन जल में अत्यधिक विलय होते हैं जबकि मृदु साबुन जल में कम विलय होते हैं। और चौथा ऑप्शन कौन सा देखिए, जंतु वसाएं कठोर साबुन के लिए जबकि वनस्पति तेल मृदु साबुन के निर्माण के लिए उपयुक्त होती हैं। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन में जो गलत है वो हमको चूज करना है। तो इन चार ऑप्शन में जो हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो जाएगा कि कठोर साबुन जल में अधिक विलय होते हैं जबकि मृदु साबुन जो होती है जल में कम विलय होते हैं। ये बात गलत है। ठीक है, जबकि दोस्तों होता क्या है कि कठोर साबुन जो होती है जल में ये कम विलय होते हैं। ठीक है, जो कठोर साबुन होती है ना वो जल में क्या होती है, कम विलय होती है, जबकि मृदु साबुन जो होती है जल में अधिक विलय होती है। यदि यहाँ पे कम अधिक रहता है तो ये हमारा सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या रहता है कि इसमें से कौन सा गलत है, हमको गलत चूज करना है। तो ये हमारा प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा क्योंकि कठोर साबुन जो होती है जल में कम विलय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा था अधिक विलय होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए पहला जो है देखिए कठोर साबुन जो होता है दोस्तों ये वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित होता है। आपसे एग्जाम प्रश्न ये भी बनता है कि कठोर साबुन जो होती है वो किससे निर्मित होती है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि कठोर साबुन जो होती है ये वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। साथ ही इसके अलावा मृदु साबुन जो होती है दोस्तों ये वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित होते हैं। आपको यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए हैं। देखिए जो कठोर साबुन होती है किससे बने होते हैं, वो वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, लेकिन मृदु साबुन क्या होती है, वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये पॉइंट जो होती है एग्जाम में बनते हैं। आपसे प्रश्न ये करेगा कि कठोर साबुन जो होते हैं वसीय अम्लों के कौन सा लवण होते हैं, आपको बताना होगा सोडियम लवण, और मृदु साबुन क्या होते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जब कह रहा है कि जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे। ठीक है, ब्रिक मतलब दोस्तों क्या हुआ, ब्रिक मतलब होता है किडनी। ठीक है, ये हमको कह रहा है कि जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। पहला देखिए शरीर में वसा, दूसरा कौन सा हो गया शरीर में प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया रक्त में शर्करा, और चौथा कौन सा हो गया ऑप्शन रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वर्ड का गेम है। यहाँ नच जनित मतलब क्या होता है, इसका मतलब था यूरिया। ठीक है, यदि यहाँ पे यूरिया रहता तो बस आप इजीली इसे फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नत्र जनित दे रखा है। तो यहाँ देखिए जब ब्रिक काम करना बंद कर देता है यानी किडनी जो काम करना बंद कर देगा दोस्तों, तो इसमें से कौन सा जमा हो जाएगा, तो रक्त में जो है यूरिया के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो किडनी होती है ना यूरिया को छानता है। ठीक है, जब यही काम करना बंद कर देगा तो एक छान नहीं पाएगा, और छान नहीं पाएगा तो उसकी जमावट हो जाएगी, यानी कि वो जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा आंसर कि रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो होती है वो जमा हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सातवां प्रश्न कह रहा है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, तनु अम्ल में पानी डालना चाहिए। दूसरा है कि सांद्र अम्ल में पानी डालना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। और चौथा देखिए ऑप्शन कौन सा, क्या पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो जब एक सांद्र अम्ल को हम तनु करेंगे तो उसमें हमको क्या करेंगे, तो पानी में सांद्र अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, आप गौर से ध्यान रखिएगा कि पानी में सांद्र अम्ल मिलाएंगे तब जो है ये सांद्र अम्ल जो है वो तनु हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि पानी में सांद्र अम्ल मिलाने से क्या होती है, जो सांद्र अम्ल होते हैं वो तनु हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की, आठवां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सूत्र बनेगा, देखिए मान लीजिए X है। ठीक है, X में जो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। इस प्रकार बनेगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों क्या है कि ये जो सूत्र बनेगा क्या हो जाएगा, XH4। ठीक है, यानी कि XH4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है। तो कह रहा था कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के इसके साथ यौगिक का कौन सा सूत्र लगेगा, तो ये लगेगा XH4 जो है लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है। पहला देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड दे रखा है, दूसरा है नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया, अमोनिया, चौथा कौन सा हो गया, नाइट्राइड। तो दोस्तों जो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि नाइट्रेट के रूप में जो होती है वो पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वस्तुतः क्या होती है, अम्ल जो होता है वो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रेट जो है ये काम करते हैं। ठीक है, और जो वनस्पति की वृद्धि होती है, मतलब पौधे की वृद्धि करने का जो सबसे बड़ा जो आवश्यकता होती है किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा था कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेट कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अफीम प्राप्त किया जाता है, यानी कि अफीम कहाँ से प्राप्त की जाती है। पहला ऑप्शन है कि सूखी पत्तों से, दूसरा है कि जड़ों से, तीसरा कौन सा हो गया, बिना पके फल के लेटेक्स से, और दूसरा कौन सा हो गया, पके फल के लेटेक्स से। तो दोस्तों जो अफीम होती है ना वो क्या होती है, किससे प्राप्त की जाती है, तो बिना पके हुए फल के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बात करते हैं लेटेक्स किसे कहते हैं, तो जो पौधे के दूध होते हैं ना, मिल्क ऑफ प्लांट, जो पौधे के दूध होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। तो उसी से हम क्या करते हैं, अफीम प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में ही प्रश्न छुपा हुआ है। कह रहा है कि एक पारसेक जो होती है वो किसकी तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि तारों संबंधी दूरियां मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना होगा दोस्तों पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न यहाँ से बन गया। अब हमको कह रहा है कि एक पारसेक किसके बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें एक पारसेक जो होती है वो किसके बराबर होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। कितना होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, यानी कि लाइट ईयर के बराबर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना जो मीटर होता है। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कितना मीटर होता है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो होती है ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है। ठीक है, दोस्तों बात करते हैं कि ये तो हो गया एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष हो गया। लेकिन दोस्तों इसको हम मीटर में करें तो यदि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, यदि आपसे ये प्रश्न किया जाए ये तो एक पारसेक बराबर बात करें दोस्तों कितना मीटर होता है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि 3 × 10⁻16 मीटर होता है। कितना, 3 × 10⁻16 मीटर जो होता है एक पारसेक बराबर इतना मीटर होता है। यदि प्रकाश वर्ष में कहा जाए तो 3.26 जो है प्रकाश वर्ष होता है। लेकिन वही दोस्तों बात करते हैं कि कितना जो मीटर में, तो 3 × 10⁻16 मीटर जो होता है ये पारसेक बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष में, तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल के बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो डेली अपलोड करते हैं जो इसे आप देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न ये दोस्तों 12वां प्रश्न है,
कह रहा है कि कपास का प्रमुख घटक कौन सा होता है। पहला देखिए प्रोटीन, दूसरा कौन सा हो गया वसीय अम्ल, तीसरा कौन सा हो गया सेलुलोज, चौथा कौन सा हो गया ग्लिसरीन। तो दोस्तों जो कपास का प्रमुख घटक होते हैं ना वो क्या होते हैं, सेलुलोज होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि कपास का प्रमुख घटक क्या होते हैं, सेलुलोज होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सेलुलोज होती है कपास में कितने % होती है, तो आपको बता दें दोस्तों 91 से लेकर के 94% तक होती है। इसमें क्या होती है, सेलुलोज पाई जाती है किसमें, कपास में। इसे भी आप नोट कर सकते हैं कि कपास में कितने जो सेलुलोज पाई जाती है 91 से लेकर के 94% तक जो होती है उसमें सेलुलोज पाई जाती है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों क्या है, 13वां प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है कि वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने मलेरिया की खोज की थी। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है जे.जी. मेंडल, दूसरा कौन सा हो गया हैकल, तीसरा कौन सा हो गया सर रोनाल्ड रॉस और चौथा कौन सा हो गया डार्विन। तो दोस्तों जो मलेरिया की खोज की थी उसने क्या था, सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो है इसकी मलेरिया की खोज की गई थी। दोस्तों इसकी खोज के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्हें 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इसे 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कब, 1902 ईस्वी में। किसको, सर रोनाल्ड रॉस को। किस के लिए, तो मलेरिया की प्रोटोजुआ नामक परजीवी की खोज के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि मलेरिया की खोज किसने की थी, तो सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया कोशिका खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके जो वाहक जो होती है ना, ये होती है मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है इसके वाहक होती हैं, जो कोशिकीय प्रोटोजुआ द्वारा होता है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या आ रहा है, देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कंसेप्ट काम करता है, आपको बता दें दोस्तों, यदि आपसे एक होता है कौन सी भार, ठीक है, एक होता है भार और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा कौन सा होता है द्रव्यमान। यदि आपसे कहा जाए कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, दोस्तों सिंपल सी बात है, जो द्रव्यमान जो होते हैं ना किसी वस्तु का, वो द्रव्यमान कभी भी किसी वस्तु का चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें नो चेंज, कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और जो भार होती है दोस्तों, ये गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करती है। ठीक है, ये क्या होती है, गुरुत्व त्वरण पर यानी कि स्मॉल जी पर निर्भर करती है। ठीक है, जहाँ पे जी जितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो द्रव्यमान होती है यानी कि जो मास होती है इसका, कहीं भी किसी भी एरिया में जाने पर वो चेंज नहीं होता है, इसे आप याद रखेंगे। लेकिन भार जो होता है वो जी पर डिपेंड करता है, यानी कि वो हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों कह रहा था कि धरती पर सतह पर मापने वस्तु का भार 60 न्यूटन है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि धरती की सतह पर जो है वो कितनी 60 न्यूटन है भार दे रखा है। ठीक है, यानी कि भार को एब्सोल्यूट करते हैं, कितना दे रखा है 60 न्यूटन दे रखा है। कहाँ पे, धरती पे यानी कि अर्थ पर। ठीक है, अब कह रहा है कि चंद्रमा पर सतह पर, दोस्तों आपको बता दें, जो चंद्रमा पर सतह पर जी का मान होती है वो पृथ्वी के जी के मान के 6 यानी कि 1/6 होती है, g/6 होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि किसी भी जो वस्तु का जो द्रव्यमान ये भार होगा उसका चंद्रमा पर कितना होगा, उसके गुरुत्व त्वरण का 6ठा भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों कह रहा था कि चंद्रमा पर क्या होगा, तो जो f के वैल्यू कहाँ पृथ्वी पर है वो कितना हो जाएगा, g/6 हो जाएगा। यानी कि हम यदि चंद्रमा पर निकालेंगे मून पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो g60 क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसे कट करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन है। यानी कि 10 न्यूटन जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि इसे चंद्रमा पर जब ले जाएंगे उस वस्तु को यदि हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ स्पष्ट है दोस्तों कि वस्तु का भार जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होती है वस्तु का वो चेंज नहीं होती है। आप इसे नोट करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर क्या होगा वो कितना होगा 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों 15वां प्रश्न है, कह रहा है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है। दोस्तों जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होगा, ठीक है, यानी कि ना ही एसिड होगा और ना ही बेस होगा, तब जाकर उसका रंग कैसा होता है, यानी कि उसका कलर कैसा होता है। पहले देखिए रंगहीन, दूसरा बैगनी, तीसरा नीला, चौथा कौन सा गुलाबी। तो दोस्तों जब भी लिटमस की बात करें तो लिटमस क्या होता है दोस्तों, लिटमस क्या होती है, एक सूचक पत्र होता है। ठीक है, इसको हम इसके जिस पे अम्लीय और क्षारीय जब भी ना होगा तो वो किस रंग का देगा, बैगनी कलर का देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि जब भी विलयन जो होती है, लिटमस विलयन जो होती है, ना अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, तब उसका रंग कैसा होगा, बैगनी कलर का होगा। ठीक है, बैगनी कलर का होगा, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो थैलेफाइडा समूह होता है, लाइकेन होता है ना, उसी से हम क्या करते हैं, लिटमस विलयन को प्राप्त करते हैं। इसे भी आप याद रख सकते हैं और इसका प्रयोग होता है प्रायः सूचक के रूप में किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न है, कह रहा है कि डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सेट में आपको देखने को मिलते होंगे। कह रहा है कि पौधे में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को कौन बढ़ावा देता है। पहला तो साइटोकाइनिन्स, दूसरा कौन सा हो गया एब्सिसिक अम्ल, तीसरा कौन सा हो गया जिबरेलिन, चौथा कौन सा हो गया ऑक्सिन। तो दोस्तों आपको बता दें, जो पौधे में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ा देता है वो कौन सा हो गया साइटोकाइनिन्स के द्वारा पौधे में कोशिका वृद्धि होती है और कोशिका विभेदीकरण भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों साइटोकाइनेसिस जो होता है ये क्या होती है, एक पादप हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं, पादप जो है पादप हार्मोन होते हैं। कौन सा, साइटोकाइनेसिस क्या होती है, पादप हार्मोन होते हैं। दोस्तों साइटोकाइनेसिस का जो संश्लेषण होता है जड़ों के अग्र सिरों पर होता है, यानी कि जो जड़ होते हैं ना उसके सबसे ऊपरी सिरे पर होते हैं इसका संश्लेषण। और जहाँ क्या होती है वहीं पर क्या होती है, कोशिका विभाजन भी होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों प्रतिबल जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो आपको बता दोस्तों प्रतिबल बराबर क्या होता है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए तो प्रतिबल जो बराबर जो होता है वो होता है बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे अनुप्रस्थ जो होती है वो क्षेत्रफल होती है। यानी कि साफ स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, तो किस पर करेगा, वो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि प्रतिबल जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि प्रतिबल का प्रभाव जो होती है किस पर निर्भर करती है, वो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कैसा होगा। दोस्तों देखिए आपको हम पीएच स्केल के बारे में बता दें। पीएच स्केल इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, शून्य होती है। ठीक है, 0। इससे इधर जो होते हैं ये क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड। और इधर क्या होती है, राइट साइड होती है। ओके, देखिए दोस्तों क्या होती है, इससे जो इधर हम जब भी बढ़ेंगे लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, अम्लता बढ़ेगी। क्या होगी, अम्लता बढ़ेगी। और जब भी हम इधर इस साइड की ओर जाएंगे, यहाँ पे 7 होता है दोस्तों, 7 होता है यहाँ पे। जब भी हम इधर जाएंगे तो क्या होगी, इसकी क्षारीयता बढ़ेगी। ठीक है, जितना हम राइट साइड जाएंगे क्या होगी, क्षारीयता बढ़ेगी। और जितना हम लेफ्ट साइड जाएंगे उसकी अम्लता जो होगी एसिडिक वो बढ़ेगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है, पीएच मान 14 है। तो यहाँ देखिए एक होता है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो दोस्तों कि हम इधर बढ़ रहे हैं, यानी 14 तरफ जा रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे अधिक बेस जो होगी वो मजबूत होगी। यानी कि जो बेस होगा ना, क्षार क्या होगा, वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रांग होगा। और क्या होगी, अम्ल होगी, यानी कि एसिड क्या होगी, वो कमजोर होगी, यानी कि वीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वो कमजोर हो जाएगी। कौन सा, एसिड कमजोर हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्षार जो होगी वो ये मजबूत होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेगा, यदि आप 7 बढ़ेगा क्या उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है, ठीक है, तो वह नमक कैसा होता है। देखिए दोस्तों आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो इसका बेस है वो अधिक सशक्त होगा, लेकिन जो ये एसिड है वो क्या होगी, कमजोर होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि कमजोर एसिड और कमजोर बेस। दोस्तों कमजोर एसिड तो सही है, लेकिन कमजोर बेस है यहाँ पे, लेकिन नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कमजोर एसिड और सशक्त बेस, यानी कि कमजोर एसिड और सशक्त बेस सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, कमजोर एसिड और सशक्त बेस क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि किसी भी लिंग का पीएच मान 14 है तो क्या होगा, वो अधिक बेस होगा, यानी अधिक क्षारीय होगा, लेकिन कम अम्लीय होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन में डैश डैश शामिल होते हैं। तो दोस्तों लैंगिक प्रजनन जो होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। पहला देखिए, समान लिंग 2 जनक। दूसरा ऑप्शन है विपरीत लिंग 1 जनक। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, विपरीत लिंग 2 जनक। चौथा कौन सा हो गया, कोई भी लिंग 1 जनक। तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी लैंगिक जनन होगा उसमें क्या होगा, विपरीत लिंग भाग लेगा। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल ये जब 2 जीव भाग लेते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 विपरीत लिंग होगा और कितने 2 जनक होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, विपरीत लिंग होते हैं और 2 जनक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कह रहा है कि सभी अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों जो सभी अम्ल होते हैं ना उसमें समान रूप से क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि सभी अम्ल में क्या होता है, समान रूप से हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न में से SOS बंध प्रदर्शित करता है, कौन सा करता है। पहला ऑप्शन देखिए H2SO3, दूसरा कौन सा हो गया H2SO4, तीसरा H2SO7
और चौथा कौन सा हो गया H2S2O8। तो दोस्तों आपसे याद रखेंगे कि HSOS बंध प्रदर्शित करता है, वो कौन करता है H2S2O7 प्रदर्शित करता है। क्या करता है H2S2O7 प्रदर्शित करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला क्या बोलते हैं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे कि H2S2O7 जो होती है क्या होती है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड होती है। ठीक है, जो SOS बंध को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, मैग्नीज K कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x करेंगे प्लस कितना मैग्नीज 4 × -2 करेंगे। ठीक है, यहाँ इसको जब सॉल्व करते हैं बराबर कितना 0। इसे आप सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + x - 8 हो जाएगा बराबर 0। और यदि 1 + x करते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 8 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 7। यानी कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की 23वां प्रश्न हमारे क्या है देखिए, कह रहे हैं कि वर्षा की बूंदें गोले होने का क्या कारण है। तो दोस्तों जो वर्षा की बूंदें होती है गोलाकार क्यों होती है। पहला ऑप्शन देखिए जल की संजनता कारण, दूसरा है कि जल का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, तीसरा कौन सा निरंतर वाष्पन, और चौथा कौन सा वायु घर्षण। तो दोस्तों जो वर्षा की बूंदें जो गोल होती है ना, वो जल के पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि जब भी वर्षा की बूंदें गोल होंगी तो वो किस कारण से होगी, जल के पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। दोस्तों होता क्या है कि द्रव का जो ताप बढ़ेगा ना, यदि इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि द्रव का ताप जो बढ़ने पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि द्रव का ताप यदि बढ़ाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना होगा उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पृष्ठ तनाव का SI मात्रक की बात करें तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर जो होती है ये पृष्ठ तनाव की क्या होती है, SI मात्रक होती है। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि क्रांतिक कोण पर पृष्ठ तनाव क्या होगी। तो क्रांतिक कोण पर पृष्ठ तनाव होती है वो क्या होती है, हमेशा शून्य होती है। इसे आप नोट करेंगे कि क्रांतिक ताप पर जो होती है पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, वो शून्य हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि शक्ति यानी कि पावर का मात्रक क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए वाट प्रति सेकंड, दूसरा का जूल, तीसरा है किलो जूल, चौथा कौन सा वाट। तो दोस्तों शक्ति जो होती शक्ति पावर होती है उसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और दोस्तों शक्ति के जो मात्रक एक और होता है जूल प्रति सेकंड भी होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे जूल प्रति सेकंड रहता है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जूल दे रखा था इसलिए ये नहीं होगा। जूल क्या होता है, कार्य का समय क्या होता है, जूल होता है। तो दोस्तों आपको यदि एग्जाम में सिर्फ वाट दे रखा है तो आपको वाट मारना होगा। इसके अलावा यदि जूल सेकंड दे रखा होगा तो दोस्तों शक्ति का मतलब क्या होता है, जूल सेकंड भी होता है, तो आप जूल सेकंड भी इसे मार सकते हैं, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो शक्ति का मतलब एक और होता है वो कौन सा होता है, अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। तो यदि आप एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछता है कि 1 HP बराबर कितना होता है, कितना वाट, तो आपको बताना दोस्तों 746 वाट होता है। कितना 746 वाट होता है। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 25वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि बीजों की अच्छी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, दूसरा है ठंडे एवं नम अवस्था में, तीसरा कौन सा हो गया गर्म एवं शुष्क अवस्था में, चौथा कौन सा हो गया गर्म एवं नम अवस्था में। तो दोस्तों जो बीजों को ठंडे रख सकते हैं वो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में सबसे अधिक हम जो है इसे सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि FCI जो गोदाम होता है वहाँ पे कोई भी पदार्थ को यदि हम रखते हैं, खाद्यान्न को रखते हैं, तो उसको कितना डिग्री पर, तो उसे हम लोग दोस्तों 14 डिग्री पर से कम तापमान पर रखते हैं। कितना पर, 14 डिग्री से जो 14% से अधिक नहीं। उसके जो दोस्तों ये नमी की मात्रा जो होती है, सॉरी यहाँ जो 40% जो नमी की मात्रा क्या होगी, इसकी नमी की मात्रा की बात करें तो दोस्तों जो FCI गोदाम होती है उसमें 40% से कम जो नमी होती है तब जाके जो कोई पदार्थ जो होता है वो सुरक्षित रह पाता है। ठीक है, यानी यहाँ प्रश्न कह रहा था कि बीजों को अच्छी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आपको बताना दोस्तों ये ठंडे एवं शुष्क अवस्था में जो होती है बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित यानी कि सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियो डेली देखने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे और आपसे देखकर लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मैं याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।